हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्न और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करती है। तो क्या होता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत? क्या आता है? मनोविज्ञान की वह शाखा जो प्राणी के जो विकास का अध्ययन जो जन्म लेता है और जितने भी परिपक्व हैं उनके जीवन में जितने भी परिपक्व आती हैं वह करती रहती है। बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता रहता है। मतलब बाल विकास जो है वो व्यवहारों का विज्ञान है ना। व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन कहाँ से करता है? गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक। मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। बालक में कैसी क्षमता है, क्या उनमें कमी है, क्या उनमें संज्ञानात्मक विकास है, कौन सा विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह बाल मनोविज्ञान क्या करता है? उनकी क्षमताओं का अध्ययन करते हैं बालक के। बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का भी अध्ययन करता है। जैसे बाल विकास जो है उनकी जो क्षमता है बच्चे का, उनकी विकास की जो दशा है वो किस टाइप की दिशा में जा रहे हैं उसका भी अध्ययन करते हैं। बाल विकास विकास क्रम की सभी अवस्था जैसे बाल्यावस्था, शारीरिक अवस्था, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन विकास क्रम में होने वाली असमानताओं और विकृतियों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल विकास के अंतर्गत जो बालक के जीवन का जो विकास का जो क्रम होता है जिसमें होने वाली असमताएं जैसे कि विकृतियां ऐसा कुछ रहता है तो उनका भी अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के द्वारा। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन मनोचिकित्सा है। आगे देखते हैं। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान करता है। बाल विकास बालकों के बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया जैसे अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का भी अध्ययन करता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यता एवं मापन मूल्यांकन भी किया जाता है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ए है पढ़ने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियाँ और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी है अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षक की धैर्य और दृढ़ता को माना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि पहला है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी है एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। डी है कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है, चाहे दो विद्यार्थी क्यों ना हो, अपनी योग्यता, रुचि और क्षमताओं में एक समान नहीं होते हैं। सबकी योग्यता अलग रहती है और रुचियाँ भी अलग अलग होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी का। आगे देखते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। ए है प्रतियोगिता की भावना को, बी है सहयोग की भावना को, सी है प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी है तटस्थ की भावना को। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य कौन सा बढ़ावा देगा? सहयोग की भावना को
इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए? शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ? या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं बोल सकते बच्चे को कि हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, या फिर उनको चुप भी नहीं करा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए है जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी है जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी है कुछ विद्यार्थी के पश्चात कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगी डी हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतक्रिया का, तो आर्थिक कारकों का। तो आप सभी जानते होंगे बालक के विकास का परिणाम क्या हो सकता है? यह वंशानुक्रम और वातावरण के ही द्वारा इनका विकास संभव है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थी को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थी को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूर सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कहाँ है? जो डी हो जाएगा, क्योंकि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ना कि ये सब। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? प्राथमिक शिक्षक के लिए हम अब पढ़े थे, प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होती है। जी क्यों होती है? हम बता रहे हैं, यह बच्चों की अनुवांशिकता बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण होती है, यह बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने की शिक्षक की सहायता करता है। हम लोग महत्वपूर्ण थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की। उपरोक्त ये सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक को उनकी बाल मनोविज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी का क्या मत है ये भी उनको जानना चाहिए। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का क्या संदर्भ है? अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के कार्य का अन्वेषण। तो जो मनोचित्रण का संदर्भ हो जाएगा, इसका आंसर मन के कार्य का अन्वेषण होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा विकास अवस्था होती है जो बहुत कठिन लगता है? तो ये शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इन सबसे जो जटिल लगती है वो क्या हो जाता है? एक पीटी प्ले शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षक को सुधारना चाहता है।
निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षक का अधिक अभ्यास करवाना, विद्यार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षक सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षक और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षक को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन कराना। तो इसका सही आंसर ये ए हो जाएगा, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि बाल विकास का एक सिद्धांत विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जहाँ पे परिपक्व दिख गया आपको उसको टिक लगा देना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव का अंतक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो 17 का डी हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चे की अवधारणा गलत हो तो उसे दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या बच्चों को सूचनाएं लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी देकर, सही जानकारी देकर। ना कि हम बच्चे को दंड दे सकते हैं, ये निगेटिव पॉइंट में आ जाता है, और ये याद करना भी निगेटिव पॉइंट में आ जाता है। और धारणाओं के बच्चों को अपनी समझ देकर, व्यक्त करके, अवसर देकर, तो तथ्यात्मक जानकारी देकर इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम सटीक आंसर लेना है तो बी है। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, जहाँ पे केवल आ जाता है वो निगेटिव में चला जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े अलग न हो पाने के कारण क्या हो जाती है? डाउन सिंड्रोम हो जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं क्या? समस्या समाधान विधि, रचनात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? ये बी, इसका सही आंसर। सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थर्नडाइक ने, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक ने, हेंगार्टी ने, या स्किनर ने। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक लोग ने सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल या अवधि है जिसके बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाती है। तो यह किसने कहा था? तो A.T. जेरसिल्ड ने, E.B. हेरलॉक ने, I.P. डेविस ने, या H. सोरेनसन ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। A.T. जेरसिल्ड ने यह कहा था कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक एवं बालिकाएं कहाँ जाती हैं? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से
बाल्यावस्था से पौणावस्था की ओर जाते हैं। तो यह याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।